नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम लोग इस समय सीसैट के पीवाईक्यूज को कर रहे हैं, यानी कि पीसीएस यूपी पीसीएस सीसैट के पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। और सभी लोगों को यह बखूबी पता होगा कि यूपी पीसीएस में सीसैट अब जो है थोड़ा सा टफ आने लगा है, और यूपीएससी में तो विगत वर्षों से ऑलरेडी बहुत टफ आ रहा है, और पीसीएस में भी जो है थोड़ा सा ये लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा टफ कर रहे हैं, लेकिन इतना टफ नहीं कर रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में क्वालिफाई ना होने पाए। आपको पता होगा कि सीसैट में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 33% मार्क्स जो है गेन करना होता है, यानी कि 33% मार्क्स अगर आपके नहीं आएंगे तो आप सीसैट में फेल हो जाओगे। और ध्यान रखना कि यदि आप सीसैट में फेल हो जाते हो, भले ही फिर आपका पेपर फर्स्ट यानी कि जीएस में आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होगे, कट ऑफ को छू रहे होगे, लेकिन बावजूद इसके आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया जाता है। सीसैट क्वालिफाइंग तो है, लेकिन क्वालिफाइंग होने के साथ में ये आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था कि आपको अगर आपका मैथ का सेक्शन वीक है, हालांकि सीसैट पर एक हमने अलग से लेक्चर भी लिया था कि सीसैट को कैसे कवर अप करें। तो अगर सीसैट में अगर आपका मैथ्स का पोर्शन वीक है तो आप जो है रीजनिंग, हिंदी को जो है और प्लस कम्युनिकेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लस हिंदी का जो एक पैराग्राफ आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं उसको आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, कम्युनिकेशन, हिंदी का एक पैराग्राफ, हिंदी के बाकी क्वेश्चंस, रीजनिंग, ठीक है, इतना अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है सारा हो जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आप मैथ के कर ही सकते हो, इतना भी आप जो है गुड़ गोबर टाइप के तो नहीं होगे, है ना, कि ना कर पाओ बिल्कुल भी। कम से कम जो फार्मूला बिहाफ जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग करेंगे। और यहां पर हम लोग सीसैट जो करा रहे हैं उसको 2 पार्ट में करा रहा हूं, मैथ, रीजनिंग और क्या कहते हैं एक पोर्शन और, ठीक है। वो सारा का सारा सेक्शन जो है शिवम सर कराएंगे पार्ट 2 में, और बाकी का सेक्शन जो आपका क्या कहते हैं मेंटल एबिलिटी का है, प्लस ये जो है कम्युनिकेशन का है, हिंदी का है, इंग्लिश का, ये मैं आपको कराऊंगा। हाँ, सीसैट कराते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला भी आप है, हर चीज में यहाँ पे समझा नहीं सकता हूं। तो डायरेक्टली हम लोग उसके आंसर को देखेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी आप लोग एक बार अपने चीजों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को देख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। और बाकी कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, कम्युनिकेशन हो सकेगा तो हम लोग एक बार बाद में जो है क्लास भी ले लेंगे, क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम लोग अब जस्ट क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा पीवाईक्यूज है सीसैट का वो है 2015 का, और आइए हम लोग देखते हैं फटाफट कि क्या पहला हमारा क्वेश्चन है। ओके, चलो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास सामने है कि संबंधों की संरचना संबंधित है। देखो, अच्छा एक बात मैं यहां पर बता दूं कि जो आपका एक कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है, आप इसमें एक चीज देखिएगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप इसको नहीं पढ़ के गए हो 1 मिनट के लिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इसके जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को देख करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यवहारिक होता है। अगर भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या, बोलचाल, है ना, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो हमारे बीच क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक तरीके से। और हमारे इस कम्युनिकेशन में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है, जैसे आपकी तरफ से बाधा आ सकती है और हमारी तरफ से बाधा आ सकती है। यानी कि जो प्रेषक है, प्रेषक कौन है, मैं हूं, और आप कौन है, ग्रहीता हैं, आप कौन है, ग्रहण करने वाले हैं। तो अगर मेरे शब्दों में स्पष्टता नहीं होगी, अगर मैं ठीक ढंग से बातचीत नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप समझ नहीं पाओगे। यानी कि अगर प्रेषक की तरफ से गलती है तो प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, मेरे शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके भीतर क्या है, आपके भीतर एक तरीके से क्या है, चिड़चिड़ाहट है, या फिर आप जो है क्या कहते हैं, किसी कुंठा से प्रभावित हो कि सर को तो कुछ आता ही नहीं यार, आपने दिमाग में बिठा लिया कि हृदय से तो पढ़ाते यार वो कुछ नहीं आता यार, आपने दिमाग में बिठा लिया इस चीज को। अब मैं कितना ही अच्छा यहां पर बोलूंगा, मैं कितना ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां आपने दिमाग में पहले ही बिठा लिया कि भाई साहब ये तो नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे कि जब बचपन में कभी आप स्कूल जो वगैरह जाते रहे होंगे तो किसी टीचर के बारे में आपके सीनियर बताते रहे होंगे कि यार ये वाला टीचर ऐसा है, ये वाला टीचर ऐसा है, तो आपके मन में छवि उसी प्रकार की बन जाती होगी। तो जब भी वो टीचर आता होगा, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी छवि एक बार खराब बन गई है तो वो लाख समझाएगा, लेकिन आप गुड़ गोबर जैसे बैठे रहोगे, समझ में नहीं आएगा आपके। क्यों? आपने छवि बना ली उस तरीके से। तो ये चीज कम्युनिकेशन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, इसमें कई सारी अन्य चीजें होती हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ के गए हो फॉर एग्जांपल, तो व्यवहारिक रूप से अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो कर ले जाओगे, थोड़ा सा बुद्धि अगर लगाओगे ना तो हो जाएगा। तो रॉकेट साइंस है नहीं ऐसा कुछ। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो
सीधे टू द पॉइंट आपको समझनी है, रटनी है, वो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है कि संबंधों की जो संरचना संबंधित होती है वो अभिप्रेरणा से अर्थात मोटिवेशन से रिलेटेड होती है। अब इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू द मोटिवेशन, यानी कि जो भी रिलेशनशिप्स आपकी होती हैं वो बेसिकली मोटिवेशन पर आधारित होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो अब आपको इतना याद रखना है कि संबंधों की संरचना का संबंध किससे है? अभिप्रेरणा से है, दैट मींस मोटिवेशन से है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों में कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? देखो ये प्रश्न कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में। देखो इस प्रश्न को हमने कराया है, और अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो क्या पूछ रहा है कि which one of the following is the reason for displaying the positive personal signal of leaning forward, यानी कि निम्नलिखित कारणों में कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ये कम से कम 4 बार प्रश्न आ चुका है, मतलब इसको हम लोगों ने शायद 2013-14 में भी किया था और फिर से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकाग्रता, यानी कि आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा बेसिकली एकाग्रता होती है। यानी कि आप क्या हैं? आप एक तरीके से कंसंट्रेट हैं एक तरीके से, तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। तो धनात्मक संकेत के रूप में झुकना का क्या, आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि जो सब व्यक्ति है क्या है? एकाग्र है। क्या है? एकाग्र है, यानी कि अपने आप में क्या है? कंसंट्रेट है अपने आप में, ठीक है। तभी क्या होगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको तुरंत आप टिक लगा लीजिएगा। हो सकता है कि वर्ष 2024 के पीसीएस में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले, एक्सपेक्टेड फॉर 2024, या फिर आगे जब भी आप एग्जाम देंगे तो, ठीक है। तो ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा इसको तुरंत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है किसका? अशाब्दिक संप्रेषण का। यहां पे संप्रेषण कर दीजिएगा, संप्रेषण नहीं संप्रेषण होगा, संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, या शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब क्या? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरीके से, यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से शाब्दिक कम्युनिकेशन हो गया, संप्रेषण हो गया, है ना। हम बोल, और अगर मैं कुछ इशारा करूं लाइक दिस, ये क्या हो गया? ये अशाब्दिक कम्युनिकेशन, यानी कि ये नॉन वर्बल एक तरीके से क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो नृत्य, कोई व्यक्ति है वो डांस कर रहा है, हाथ हाथ इधर घुमा रहा है, ऐसे कर रहा है, अपनी भाव भंगिमा चेंज कर रहा है, तो गाने के आधार पर उसकी क्या होती है? भाव भंगिमा चेंज होती रहती है, उसका हाथ का स्टाइल, का पैर का स्टाइल, कमर का स्टाइल ना चेंज, मतलब कुछ सांकेतिक होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो नृत्य होता है बेसिकली वो अशाब्दिक संप्रेषण का स्वरूप होता है नृत्य, ठीक है। उसमें नृत्य जो करने वाला व्यक्ति तो बोलता तो है नहीं, वो तो डांस करता है, तो एक तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा होता है अपनी चीजों से, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नृत्य क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण का स्वरूप है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं प्रेषक हो गया, आप सुन रहे हो, आप दोनों ग्रहीता हो गए, ठीक है। कम्युनिकेशन में 2 चीजें तो होती हैं, ए और ये, यानी कि ये जो बोलने वाला होता है उसको हम प्रेषक कहते हैं, और जो सुनने वाला होता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रहीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ग्रहीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ग्रहीता बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? यानी कि अच्छा, ये पॉइंट आप लोग अक्सर ध्यान रखा करिए, यहां से गलती बहुत होती है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? कई बार सत्य समझ करके हम टिक करके चले आते हैं, असत्य वाला पॉइंट ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो अंतरवैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं, यानी कि जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो असत्य पूछा है इसमें, तो अनुकरण द्वारा, ठीक है, यानी कि इमिटेशन द्वारा, या सविराम दंड द्वारा, ठीक है, या तादात्मीकरण द्वारा, या आत्मसात करने के द्वारा। तो बेसिकली इसमें ये जो अंतरवैयक्तिक जो कौशल विकसित होते हैं वो बेसिकली अनुकरण के द्वारा विकसित होते हैं, ठीक, तादात्मीकरण के द्वारा विकसित होते हैं, और आत्मसात करने के द्वारा भी विकसित होते हैं, लेकिन सविराम दंड द्वारा ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी से होता है, जबकि बी से नहीं होता, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। दैट मींस बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया?
ध्यान रखिएगा। तो अब ये आप एक लाइन पर नोट करो, वहां पर लिख लो कि अंतर्व्यक्तिक कौशल विकसित होते हैं किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा, तादात्म्यकरण के द्वारा और आत्मसात करने के द्वारा। ये 3 पॉइंट आपके पास, यानी कि एक पॉइंट आपका नोट्स का फॉर्म में हो गया रेडी। इसको नोट डाउन कर लो, और हो सकता है इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ ले, तो याद रखिएगा, इसको याद रहेगा। चलो, असत्य पूछा था भाई साहब, इसको भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेषण में ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? यानी कि जो प्रेषक बोलेगा और जो सुनेगा, तो जो सुनने वाला है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, इस समय आप स्टूडेंट हो, आप सुन रहे हो मेरी बात को, आप कौन हो गए? ग्रहीता हो गए। तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहीता की कमजोरी है? अस्पष्टता, शब्दजाल, समय या पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रह, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, यानी कि अगर आपने सोच लिया कि हृदय सर को कुछ नहीं आता, एकदम गधे टाइप की व्यक्ति हैं, ठीक है, मास्टर कुछ नहीं जानता है, अगर आपने ये सोच लिया तो मैं कितना ही बकबक यहां पे करूंगा, आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पूर्वाग्रहों से क्या हैं? ग्रसित हैं। यानी कि गृहीता के अंदर, हु इज गृहीता? आप हो इस समय गृहीता, और मैं कौन हूं? प्रेषक हूं। इसका मतलब अगर ग्रहीता ने, यानी कि आपने ये पूर्वाग्रह मेरे प्रति रखा हुआ है कि हृदय सर को कुछ नहीं आता है, दैट मीन्स फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं कितना ही समझाऊंगा, यानी कि ये क्या है? ये बैरियर है हमारे आपके कम्युनिकेशन में। क्या? आपका पूर्वाग्रह क्या है? एक बैरियर है। मैं कितना ही कहूंगा, आप समझ में, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, ये प्रश्न भी कई बार भाई साहब पूछा आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, इसको भी आप लोग तुरंत जो है रेडी कर लीजिएगा। यानी कि जो है, कौन सा प्रश्न कहां गया? ये, इसको आप लोग क्या करिए, तुरंत इंपॉर्टेंट टिप लगा दीजिए। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संकेत अवसाद पूर्ण समझा जाता है? किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, यह समझा जाता है, या घूरना, या दृष्टि संपर्क, या मुस्कुराना? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन संकेत अवसाद पूर्ण समझा जाता है? यानी कि क्या लिखा है? यानी कि इंटरप्रेटेड एज अनफ्रेंडली। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया घूरना। क्या? घूरना हो गया। यानी कि कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आप घूरे जा रहे हो किसी व्यक्ति को। घूरना क्या है? अवसादपूर्ण है। ये अपने आप में अच्छी बात नहीं मानी जाती, किसी को घूरे जा रहे हो आप, है ना? ये इट्स वेरी रॉन्ग कम्युनिकेशन और रॉन्ग मेथड फॉर एनी कम्युनिकेशन। ओके, सो ये जो होता है घूरना, ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, कोई संकेत अगर घूरने टाइप का है, तो क्या होगा? ये अवसादपूर्ण कहा जाता है, यानी कि ये जो है गलत कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। घूरना नहीं किसी को। ठीक है, मास्टर पढ़ा रहा, आप इसको घूरे जा रहे हो, ऐसे करके मारे एक चपैट। बहुत तेज मारता है मास्टर। अभी नहीं मारते मास्टर, पहले मारते थे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, 2-3 बार बताया भी होगा आपको, सीसेट के उसमें करंट की क्लास में बताया होगा मैंने कि वही 1999 की बात है कि एक मास्टर थे हमारे, बहुत मारते थे। वो 4th क्लास में, उस समय मैं 4th क्लास में था और मुझे 5th क्लास में एंट्री करना था। वो मास्टर जो है 5th क्लास में ही पढ़ाते थे कि भाई 5th क्लास में पहुंचोगे तो मास्टर बहुत मारेगा। बहुत जो है टेबल सुनते थे और पता नहीं क्या क्या करवाते थे। अच्छा, इस बीच में खबर क्या आ गई भाई साहब? खबर आ गई कि क्या कहते हैं, सन 2000 में जो है दुनिया पलट जाएगी। अब जैसे ही मैंने एक खबर सुनी, बस दिल मेरा खुश। मैंने कहा यार ये तो गजब हो जाएगा भाई साहब, दुनिया पलट जाएगी सन 2000 में। अब दुनिया पलट जाएगी तो मास्टर भी पलट जाएगा। मास्टर पलट जाएगा मतलब राम राम सत्य हो जाएगा मास्टर का। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना तो मास्टर बचेगा, ना ही जो है क्या कहते हैं चीजें और होंगी, ना ही पढ़ाएगा हमको। और दुनिया पलट जाएगी तो अधिकतर लोग तो चले जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएंगे। मैं बचूंगा, मैं तो चुपके से, कहीं एक जगह था वहां पे, हम लोग ब्लॉक में रहते थे और एक स्पेस था वहां पर एक अच्छा सा, तो मैंने सोचा मैं इसी में छिप जाऊंगा। तो ठीक है, मैं तो बच जाऊंगा, 2-4 लोग बच जाएंगे, गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी, घूमेंगे फिरेंगे, अपना मास्टर भी नहीं रहेगा, ना रहेगा स्कूल, ना रहेगा मास्टर, अपन को पढ़ना नहीं रहेगा। खैर सन 2000 आ गया, लेकिन क्या हुआ? दुनिया नहीं पलटी। ठीक है, बट हाँ इत्तेफाक ये हुआ कि वहां से पापा जी का ट्रांसफर हो गया, तो हम लोग किसी अदर प्लेस पे चले गए, तो फिर उस स्कूल से बच गए। लेकिन जहां गए वहां भी खतरनाक मास्टर थे भाई साहब, वहां भी पिटाई होती थी, बहुत मारते थे। खैर, लेकिन अब नहीं मारते टीचर्स। ठीक है, पहले मारते थे। तो ये क्या हो जाएगा? घूरना हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन अंतरवैयक्तिक संबंधों में, यानी कि जो इंटरपर्सनल जो रिलेशन होता है, संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? कौन, यानी कि अगर आपके इंटरपर्सनल कोई रिलेशन है तो उसके निर्माण में कौन ऐसी चीज है निम्नलिखित में से जो समस्या उत्पन्न कर सकती है? शर्मीलापन, सांवेदिक परिपक्वता, आग्रहिता या तदनुभूति। तो भाई साहब इसमें से क्या हो जाएगा? शाइनेस, यानी कि जो शर्मीलापन है। शर्मीलापन जो है आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में या इंटरपर्सनल रिलेशन में क्या करेगा? एक व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। शर्मा रहे हो आप, मैं कुछ बता रहा हूं, हमारा आपका कुछ संबंध है, लेकिन आप शर्माए जा रहे हो, ये गलत है। शर्माना आपको नहीं है। बेझिझक आप किसी से बातचीत करो, बेझिझक आप किसी के साथ रिलेशन में रहो, ये नहीं कि शर्माओ, है ना, ये नहीं सही है। तो ये क्या है? ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। कौन? शर्मीलापन। ठीक है, याद रखना है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम जो चरण है वो क्या है? कूट संकेतन है, इनकोडिंग है। ठीक है, देखो ये मैंने आपको एक दिन समझाया था, मैंने इसके 4-5 जो प्रक्रम होते हैं वो मैंने आपको नोट डाउन कराया था। आज मैं नहीं बता रहा हूं, इसको जरा मुझे बताओ कि इसका प्रक्रम कौन सा है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा इनकोडिंग, फिर सेकंड पे मैसेजेस, फिर डिकोडिंग और फिर क्या? रिसीविंग, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। सही क्रम क्या आ जाएगा? ये है इसका सही क्रम। तो उसमें से पहला वाला इज द राइट आंसर, यानी कि कूट संकेतन पहला चरण है इस ऑप्शन के आधार पर। बाकी इसमें और सारे कूट होते हैं, वो कूट कौन है, उनके प्रक्रम क्या है, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के। ठीक है, मैंने आपको एक दिन समझाया था, अगर आपको याद होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर लो तुरंत इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है क्या? किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई साहब, रट लेना, इसे बोलते हैं विकर्णी संप्रेषण के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या? डायगोनल कम्युनिकेशन। और भाई साहब डायगोनल कम्युनिकेशन से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए डायगोनल कम्युनिकेशन को एक बार डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, डायगोनल कम्युनिकेशन वाला। ठीक है, तो रेडी कर लेना इसको। नेक्स्ट है, अंतरवैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? इसके लिए क्या आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा है। या फिर व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, या व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, या फिर व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। सिंपल सी बात है, यही होगा भाई साहब। जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे हिंदी आती नहीं, मतलब अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो ही मैं क्या कहते हैं, इंग्लिश नहीं आती है तो मैं हिंदी में आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। कोई भी लैंग्वेज आती है, अगर वो आपकी समझ में आती है तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। कोई खास लैंग्वेज की बाधा हमारे पास नहीं है कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज मुझे आएगी तभी आप चीजों को समझ पाओगे, तभी कोई हमारा इंटरपर्सनल स्किल जो है डेवलप हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी भाषा में आप जो है कंफर्टेबल रहते हो, जो जिस भी भाषा का ज्ञान हो, उस भाषा में आप बात करो, आपकी स्किल्स डेवलप मानी जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो भाषा व्यवधान जो है आपके स्किल्स में, इंटरपर्सनल स्किल्स में जो है बाधक नहीं होती है। आप जिस भी भाषा को जानते हैं आप उसमें जो है अपनी चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, वो बढ़िया माना जाएगा। तो यही है, तो किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके वही जो है इंटरपर्सनल स्किल्स में आएगा। ओके, लैंग्वेज कोई बैरियर्स नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतरवैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये अंतरवैयक्तिक कौशल के निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? तो ये नहीं सुसंगत है, कौन सा? बी। बाकी सकारात्मक आवृत्ति, सुनने की तत्परता, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, ये सब होगा, लेकिन ये नहीं, संदेह नहीं होगा। संदेह करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये शक बहुत बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। ये आपके रिश्ते को भी खत्म कर देती है और आपके जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है उसको भी क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे किसी रिश्ते में रहना, शक नाम का जो चीज है ना, इससे जीवन से इसको दूर रखना। विश्वास आधार है प्यार का, विश्वास आधार किसका है? संबंधों का। इसलिए शक कभी मत करना, शक से सारे रिश्ते क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और शक ही
आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन को भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपकी होती हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। कौन? शक। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। रिस्पेक्ट करना, प्यार करना और सम्मान करना, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट, केयर और लव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब डिसीजन मेकिंग पे हम लोग आ गए, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, लोग और उनकी समस्याएं क्या होती हैं, विलक्षण होती हैं। बिल्कुल सभी की सही बात है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। दूसरा, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। बिल्कुल ऐसा होता है, यानी कि ये दोनों है। और अब क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुने। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। हाँ ठीक है, सही हैं। फिर कह रहा है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल दोनों ही पॉइंट ए और आर अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आर वाला है, ये आर वाला पॉइंट यानी कि कारण जो है इस कथन का स्पष्टीकरण यानी कि जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा है। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। क्या? राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसमें दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जो कि नहीं है, तो गलत। इसमें क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है भाई साहब, दोनों सही हैं। इसमें दिया है ए गलत है किंतु आर सही है, ऐसा भी नहीं है, दोनों सही हैं। तो ओवरऑल ए इज द राइट आंसर, यानी कि आर और ए दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये जो कारण है ये इस कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कथन, क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? आगे क्या कह रहा है कथन, तर्क क्या है? तर्क है, पहला तर्क है, दो तर्क दिए गए इसको, इस कथन के स्पष्टीकरण में दो तर्क दिए गए। पहला तर्क क्या है? हाँ, ये वे स्थान हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि अधोलिखित कूटों से सही उत्तर को चुनिए। ना तो तर्क फर्स्ट और ना तो तर्क सेकंड प्रबल है, ऐसा नहीं है, दो में से एक तर्क प्रबल है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा, दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड प्रबल हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये वाला इतना प्रबल नहीं है कि वह स्थान जहां से अंतरराष्ट्रीय अपराधी ये वह स्थान है। कौन से? ये जो होटल हैं, होटल में जो है अंतरराष्ट्रीय अपराधी ही लेते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, केवल तर्क सेकंड प्रबल है, यानी कि नहीं, अमीर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। यानी कि अगर ऐसे होटलों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर लोगों को आप ठहराओगे कहां? और ये जस्टिफिकेशन भी आप नहीं दे सकते हो कि होटलों में केवल अपराधी ही निवास करते हैं, ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है आपका विशेष। तो केवल तर्क सेकंड इसमें क्या है, प्रबल है, बाकी जो है ये क्या कहते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला नहीं सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल तर्क जो सेकंड है यही क्या है, प्रबल है, बाकी ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है आपके, ठीक है। इसको सही से समझना। फिर अब ये सब प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जहां पर आपको दिमाग लगाना, कंसंट्रेट करना होता है कि बेसिकली कह क्या रहा है और तर्क क्या दिया जा रहा है, इसमें आप दिमाग लगाओ। सीसैट पूरा खेल आपके कंसंट्रेशन का है। सीसैट में कहीं भी भटकाओ मत लाना, एकदम खुले दिमाग से लगाना सीसैट को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कुछ मंत्री क्या हैं, अध्यापक। यदि दिए गए कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य हैं तो निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड में से कौन निर्गत होगा, ऐसा आपसे पूछा है। लिखा है कुछ मंत्री क्या हैं, अध्यापक हैं। क्या कह रहा है, कुछ मंत्री, ये है, देखो इसको ऐसा बना लो। क्या कह रहा है कि कुछ मंत्री क्या हैं, सेकंड, ये देखो यहां बनाओ। कह रहा है कि कुछ मंत्री, ठीक, कुछ मंत्री क्या हैं, अध्यापक हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गए आपके मंत्री और ये हो गया आपके क्या, अध्यापक, ठीक। ये क्या हो गए, अध्यापक। अब क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। अध्यापक, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ मंत्री अध्यापक हैं, फिर कह रहा है सभी अध्यापक क्या हैं, विद्वान हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं, मतलब सभी अध्यापक विद्वान हैं, मतलब ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके और ऐसे। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके विद्वान। क्या हो गए,
ये हो गए आपके विद्वान। अब इस इमेज के आधार पर दरअसल क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला है कि कुछ मंत्री विद्वान हैं, ठीक है, क्या है, कुछ मंत्री क्या हैं, विद्वान हैं, ठीक है, और सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। इस आधार पे आपको कूट का निष्कर्ष करना है, और उस कूट के निष्कर्ष के आधार पर क्या निकलता है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निर्गत होता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, यानी कि कुछ मंत्री क्या हैं, विद्वान हैं। तो ये क्या हो गया, कुछ मंत्री, यानी कि इतना एरिया आपका जो है क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया, कुछ मंत्री क्या हैं, ठीक है, कुछ मंत्री क्या हैं, विद्वान हैं। ये यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा एरिया विद्वान वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस वाले प्रश्न को भी ठीक से समझना, इस इमेज को देखना, तब आपके समझ में आएगा कि बेसिकली कह क्या रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यह द्वीप उपनिवेश है किंतु डॉट 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 फिल करना है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से लुप्त शब्द को प्राप्त कीजिए। यानी कि यहां पर आपको फिल करना है, ये क्या होगा, तो तटस्थ होगा या सुव्यवस्थित होगा या स्वायत्त होगा या अप्रमाणिक होगा। तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, स्वायत्त हो जाएगा, क्या, स्वायत्त हो जाएगा, यानी कि ये ऑटोनोमस है भाई, ये स्वायत्त है, तभी तो क्या है कि यह एक उपनिवेश है, यानी कि पहले किसी देश का था, ये किसी देश क्या में इसकी स्वतंत्रता जो है पहले नहीं थी, यानी कि किसी देश के प्रतंत्र था, तो ये पहले क्या था, उपनिवेश था, किंतु यह क्या है, यह स्वायत्त है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई देश जो है क्या है, स्वायत्त हो गया है, इसका मतलब वो अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं करेगा। अगर देश स्वायत्त है तो अपने अधिकारों को, अपने चीजों का इस्तेमाल करेगा, अपने ऑर्डर्स को मानेगा, किसी और देश के नहीं मानेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा क्या है, मंचीय कलाकार है, ठीक है, दो लोग हैं, एक ए है, ठीक, और एक बी है। तो एक क्या है, एक पढ़ने वाला है, बढ़िया, ठीक है, अध्ययनशील है, ठीक है, रीडिंग कर रहा है ये, और दूसरा क्या है, मंचीय कलाकार है, ये अपने क्या है, कलाकार है अपने आप में, ठीक है, ये कलाकार हो गया। तो कह रहा है दूसरे ही दिन क्या है, उनकी परीक्षा है और इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है, दोनों क्या निर्णय लेंगे। आप ही दो दोस्त हो, एक अध्ययनशील है और एक जो है कलाकार है, नाटक कलाकार है, और एक मंचन हो रहा है उसी रात में, और अगले दिन आपका पेपर है, तो आप सोचो क्या करोगे। अच्छा, दुष्ट प्रवृत्ति की होगी तो आप जानते हो क्या करोगे, चले जाओगे नाटक देखने, ठीक है, एक ऑप्शन तो यही बन जाएगा आपके लिए। लेकिन देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को, यानी कि जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा और दूसरा नाटक वाला जो कलाकार है वो देखने जाएगा। या फिर क्या होगा, कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए, भाई चल चल तू चल यार, चल फिर, है ना, दोस्त कहते हैं ना यार, चल चल मूवी देख के आते हैं। तो जो कलाकार है वो मनाएगा अध्ययनशील वाले को। फिर इसमें क्या ऑप्शन होगा कि अध्ययनशील मित्र मान सकता है, मनाएगा तो मान जाएगा, हाँ ठीक है यार, चलो यार कल एग्जाम है, ठीक है देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और एक ऑप्शन क्या बनेगा कि दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। बताओ भाई साहब क्या करोगे आप, अगर ऐसी स्थिति माने नाटक की जगह आप मूवी मान लो कि मूवी देखने जानी है आपको फॉर एग्जांपल, और चस्का, एक लड़के का चस्का वाला मूवी है कि भाई गजब मूवी देखता है, और एक क्या है, पढ़ने वाला है, तो क्या करोगे, दो दोस्त हो आप लोग, क्या करोगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर जी मूवी देखने जाएंगे, कौन पढ़े, पढ़ना साल भर पढ़े थे, पढ़ लेंगे। नहीं, गलत है भाई साहब, नहीं जाना देखने तो फेल हो जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इस समय कोई कुछ भी आपसे कहे कि चलो शादी में चलो, चलो पार्टी में चलो, चलो यार एक छोटी सी जिंदगी है यार, भाई यार कोई कोई मना करे यार, एक ही तो दोस्त है यार, एग्जाम तो फिर दे लेंगे यार, बताओ पहली बार मतलब इसकी शादी तो यार बताओ होने जा रही है, बताओ इतने साल से हम लोग वेट कर रहे थे, बार बार थोड़ी ना शादी होगी, चलो यार शादी देख के आते हैं, शादी मतलब अटेंड करके आते हैं, चलो यार पार्टी करके आते हैं। नहीं करना है, एग्जाम आपका है, जरूरी यह है कि अभी आप पढ़ाई करें, इसके बावजूद इसके कि जो है आपको पार्टी में इंटरेस्ट है, नहीं आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, आप एग्जाम देने के बाद करिएगा, अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो डी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है, कौन है। ये सीधा स्टेट क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ समझाना नहीं है बेसिकली, ठीक है। क्या बाधक है, तो इसमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे
प्रक्रियात्मक बाध्यता, प्रयत्न एवं भूल, ध्यान भंग, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर बेसिकली ए हो जाएगा। यानी कि प्रक्रियात्मक जो बाध्यता होती है वो क्या है, वो एक कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में क्या है, एक बाधक है, अर्थात एक बैरियर है। तो इस पॉइंट को सीधे तौर पर क्या करिए, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रश्न को आपसे दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां समझ में ना आया करे इंग्लिश देख लिया करो। कम्युनिकेशन वाले में कोशिश क्या करिए कि इंग्लिश वाले चीजों को आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी टफ रहती है सीसैट की। ओके, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास जो है हिंदी भाषा का जो है पैराग्राफ 18 से लेकर के 22 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस जो है आपके इस पैराग्राफ के बिहाफ पे दिए जाएंगे। उसमें से आपको आंसर देना होगा। बहुत आसान पैराग्राफ होता है और आसानी से आप इसके आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या है, मैं प्रॉपर फुल नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें ओवरऑल महात्मा गांधी के बारे में चीजों को बताया गया डिटेल्स में, ठीक है। महात्मा गांधी की जो भी हॉबीज थी, ठीक है, जो भी उनका चिंतन था, उनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। हालांकि एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। इंग्लिश वाले को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी वाले को पढ़ ले रहे हैं एक बार, ठीक है। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं, ठीक है, यह आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना सरल है, किंतु उपाय बताना क्या है, कठिन है। मार्क्स का नाम सुना होगा आपने। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा, ठीक है। यानी कि उपाय तो बता दिए रूसो ने, लोगों ने, जो पश्चिमी जो थिंकर्स थे, लेकिन इनको खुद में नहीं उतारा, ठीक है। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया, बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। यानी कि कुछ ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने आपको जीवन के बारे में अच्छी बातें बताई, तो उसे बताई नहीं, उसे अपने पर लागू भी किया। ध्यान रखना कि किसी बात का असर आप पर तभी पड़ता है जब वो चीज आपके अंदर खुद में होती है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर मैं आपसे कहता हूं इस बात को, तो ये जरूरी हो जाता है कि मैं भी चाय ना पीऊं। और अगर मैं चाय पीता हूं और फिर मैं आपसे कहूंगा कि चाय पीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है, तो मेरी बातों का असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो फिर मेरे अंदर होनी चाहिए, यानी कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। यानी कि जो मैं कहूं वो मेरे भीतर हो, हम आपसे जबरदस्ती कुछ ना करें, ठीक है। फिर लिखा है, महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया, अर्थात उन्होंने अपनी चीजें अपने भीतर उतारी। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थे। ये करनी कर लीजिएगा, करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वह युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। यानी कि गांधी ने जो कहा वही किया, गांधी के कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा, अर्थात जो उन्होंने कहा वही किया और उसी को आत्मसात किया। लेकिन जो पश्चिमी विचारक थे, उनके कथनी और करनी में अंतर था। उन्होंने उपाय तो बताए, लेकिन उन उपायों को अपने भीतर संजोया नहीं या उन्हें उतारा नहीं। तो ये पैराग्राफ का मूल है। आइए हम प्रश्न देखते हैं इस पर क्या बनेगा, ठीक है। पहला प्रश्न, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, समाजवाद से, कर्मवाद से। सिंपल सी बात है, कर्म की बात कही गई कि जो कहो वो करो, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि कर्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है या फिर मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया है? ऐसा भी नहीं है। मार्क्स, रूसो और अन्य थिंकर के बारे में बताया गया है। डी, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया गया। हाँ बिल्कुल, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताओं पर बेसिकली क्या है, आधारित ये पैराग्राफ है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और जबकि डी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया गया है, तो ऐसा तो नहीं है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में नहीं बताया गया है। इस पैराग्राफ में मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया गया है कि उनका चरित्र महान क्यों था,
क्योंकि चरित्र महान इसीलिए था क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। उन्होंने न सिर्फ उपाय बताए बल्कि उन उपायों को अपने भीतर समझाया भी, उसे फॉलो भी किया। तो इसलिए गांधी महान कहे जाते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संघर्ष विराम संघर्ष आपने पढ़ा होगा। गांधी का सिद्धांत था एक तरीके से। कई बार उन्होंने आंदोलन को पूरी तरीके से स्फूर्त जगह पर पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जो है पीक पर पहुंचने के बाद गांधी ने आंदोलन को बैक कर लिया, पीछे आ गए उससे। इससे बहुत जो है रोष उत्पन्न होता था, लेकिन उसके बाद जब एक विराम के बाद दोबारा कोई आंदोलन शुरू करते थे गांधी, तो उतने ही ऊर्जा और उतने ही जोशों के साथ लोग उनके साथ सम्मिलित होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि गांधी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, यानी कि जो कहते थे वो करते थे। बहुत ही शक्तिशाली पुरुष कहे जाते थे गांधी, अपने आप में बहुत सुप्रीम पावर के व्यक्ति थे वो। हालांकि गांधी की आलोचनाएं होती रहती हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। आलोचना किसकी नहीं होती है? आलोचना तो ईश्वर की भी होती है ना। लोग तो आलोचना, आजकल के तो लोग ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं, क्या कीजिएगा, तो वो तो व्यक्ति थे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उन्होंने, ऑप्शन है कि उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, या फिर उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, या फिर उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। यही बात तो रूसो के बारे में कही गई थी, यही बात मार्क्स के बारे में कही गई थी कि उपाय तो बताए लेकिन वो उपाय दूसरों पर उन्होंने छोड़ दिया। पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। वे यथार्थवादी थे ऐसा भी नहीं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा सही। ये किसके बारे में? यूरोप के कुछ महापुरुषों के बारे में कहा गया कि उन्होंने बताए तो उपाय लेकिन खुद में उसको नहीं उतारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इस गद्यांश ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वे केवल आदर्शवादी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि अपने आप में जो है गांधी महान थे, जो कहते थे वो करते थे, ठीक है। कथनी और करनी में उनके अंतर नहीं था, ये सब गलत है, बाकी सब सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तटस्थ चिंतन यानी कि आप एकदम से बायस्ड हो, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, आपका चिंतन एकदम क्या है, कंसंट्रेट है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या है कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? स्वतः, ये बड़ा की मात्रा हटा दीजिए, स्वतः सुखाए उहापोह करना या एकांत में बैठकर सोचना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, यही हो जाएगा सही। यानी कि तटस्थता का मतलब हो गया कि आप किसी के प्रति झुके नहीं हो, आप जो है सीधा निर्णय लेते हो, तटस्थ निर्णय लेते हो, किसी के प्रति आपका झुकाव नहीं है, यानी कि सी, यानी कि आप निष्पक्ष होकर के जो है विचार विमर्श करते हो, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? वो वहां तक जो है आपके पैराग्राफ का क्वेश्चन था, यहां तक 22 तक। अब हम आगे से आगे बढ़ते हैं हिंदी के नए क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी नहीं है, विभावरी नहीं है, समीर नहीं है, निशि नहीं है। तो रात के पर्यायवाची रजनी भी है, विभावरी भी है, निशि भी है, लेकिन समीर नहीं है। समीर भाई साहब किसका पर्यायवाची है? समीर है किसका? वायु का। किसका? ये वायु का पर्यायवाची है, तो वायु हो जाएगा। इसको बयार भी बोलते हैं और पवन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? पवन, पवन, पवन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब रात्रि के पर्यायवाची है और ये नहीं है, ये किसका है? ये वायु का पर्यायवाची है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृगेंद्र का मतलब भाई साहब क्या होता है? मृगेंद्र का अर्थ होता है सिंह। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंह, ठीक है। तो लिखा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? शार्दूल, ये हो जाएगा, शार्दूल हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये जो अहि है, अहि किसका पर्यायवाची है? सर्प का। किसका? सर्प का। और इसके अलावा ये जो आपका क्या कहते हैं, हिरन है, हिरन का क्या हो जाएगा? कुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरंग, कुरंग, ठीक है। यानी कि यही वाला, ये जो सी और डी एक हो जाएगा ये, ठीक है। और ये मृगेंद्र का मतलब सिंह, तो फिर क्या हो जाएगा? शार्दूल हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगर हम मृगेंद्र के और अन्य जो है अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा, ठीक है, सिंह हो जाएगा, इसके अलावा पुंडरीक हो जाएगा। पुंडरीक भी कर सकते हैं यहां पर, पुंडरीक,
पुंडरीक, ठीक है, पुंडरीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि कौन जोड़ी में से एक कैसे तो जो तत्सम नहीं, यानी कि दो तत्सम था लेकिन एक मतलब इसमें से एक नहीं है, ठीक है। तो कर्म और विद्या दोनों तत्सम है, मत्स्य और मृग दोनों तत्सम है, ज्ञान और क्षेत्र दोनों तत्सम है, लेकिन जो ये भात यहां पे दिया है, भात, भात क्या है, तद्भव है। भात क्या है, भात तद्भव है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इसका जो है क्या बताओ, भात का तत्सम क्या हो जाएगा, तो भात का तत्सम हो जाएगा भक्त। क्या, भक्त, क्या, भक्त। और ये दधी है, दधी का दधी तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। मत्स्य का तत्सम, सॉरी मत्स्य का तद्भव मछली, ठीक है। और क्षेत्र है, क्षेत्र का तद्भव खेत। जानते होंगे सारे से सारे। कर्म, कर्म का कर्म क्या है, तत्सम है, और कर्म का तद्भव क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आप जो है बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। यानी कि इन सारे विकल्पों में से जो विकल्प बी है उनमें से दोनों शब्द क्या है, तत्सम नहीं है, यानी कि एक वाला क्या है, तद्भव है वाला। तो भात, तो भात का तत्सम क्या हो जाएगा, भक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्त, भक्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है करपट। करपट का तद्भव रूप कौन सा है, तो करपट का तद्भव कई बार आपके एग्जाम में आया है भाई साहब, आपके एरो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो करपट का विलोम हो जाएगा कपड़ा। क्या हो जाएगा, कपड़ा। और ये कपूर, कपूर का तत्सम, कपूर क्या तद्भव है, और कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा भाई साहब, तो कपूर का तत्सम कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कपूर का जो तत्सम हो जाएगा कर्पूर। क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा, ठीक है। तो करपट का तद्भव कपड़ा और कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोगों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिन क्रियाओं के करने पर उसका जो असर है वो क्या हो, वो असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यानी कि बालिका निबंध लिख रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी कि जिन क्रियाओं के करने पर उसका असर कर्ता पर नहीं ना पढ़कर बल्कि कर्म पर पड़ता है, ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, सकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कई बार आपके एग्जाम पूछी जाती हैं, तो भाई साहब इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, वह दंड देने योग्य, वह दंड देने के योग्य है, ठीक है। अब देखो यही लग रहा है ऑप्शन, वह दंड देने के योग्य है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, वह दंड देने के योग्य है। योग्यता की बात है, नहीं, गलत है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वह दंड का पात्र है। वह क्या हो जाएगा, वह दंड का पात्र है। इसका शुद्ध बनाएंगे तो बनेगा वह क्या, वह दंड का क्या है, पात्र है। योग्य नहीं, योग्य शब्द यहां पर नहीं होगा, दंड का पात्र हो, क्या हो जाएगा, दंड का पात्र। बाकी सारे क्या हैं, सही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। शुद्ध पूछा है आपसे, मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य। बाकी मैं सारी रात भर नहीं होगा, ठीक है। मैं पूरी रात, ठीक है, पूरी रात भर नहीं, गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, ये हो जाएगा सही। और ये मैं पूरी रात में जागता रहा, ये तो सीधे सीधे गलत लग रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, मैं सारी रात जागता रहा, यही वाला क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको शुद्ध या शुद्धि वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि जो है देव प्लस इंद्र, इसमें से गुण संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देवेंद्र कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लो भाई साहब कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, यानी कि गुण संधि किस में है, देवेंद्र में है। यही प्रश्न पूछ सकता है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है इसको। चलो
संधि और समास, व्याकरण की दृष्टि से आप लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, संधि और प्लस क्या, समास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा सम जो है 31 में, तो ये हो जाएगा अनु प्लस अय, और इसमें अनु प्लस अय में क्या है भाई साहब, अनु प्लस अय में कौन सी संधि है, इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि। क्या है ये, यण संधि, क्या, यण संधि। ठीक है, अनु प्लस अय यानी कि अन्वय, तो ये हो जाएगा यण संधि। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली की क्षेत्र हैं, तो ये हो जाएंगे भाई साहब अवधी, ये पूरा का पूरा, ये जो बहराइच है, सुल्तानपुर, रायबरेली, ये सब एरिया बेसिकली अवधी भाषा के क्षेत्र जो है जाने जाते हैं। आल्सो गोंडा, इसमें गोंडा, श्रावस्ती, ये सब अवधी में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो इसमें से आप देखेंगे ऑप्शन, तो निश्चल का अर्थ जो है निश्चित नहीं है, बाकी ये सारे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन निश्चित निश्चल के अर्थ हैं, जबकि निश्चित जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका अर्थ नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ईर्ष्या से जल उठना, आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 35 यथारुचि में समास है, यथारुचि में कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, जैसे यथारुचि या यथा संभव या यथाशक्ति, ये सब जो वाक्य इस टाइप के होते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यथाशक्ति, यथा भाव, ठीक है, ये सब यथा कर्म, ये सब जो है अव्ययी भाव समास में आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्थावर का विलोम है भाई साहब, जंगम, बहुत बार पूछा है, इस बार आरओ का जो पेपर सेट सी या शायद डी कैसा कुछ था, उसमें से पहला क्वेश्चन ही यही था, स्थावर का जो विलोम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आरओ का भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध इसमें से कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदिनी या कुमुदिनी, तो ये वाला देखो इसमें कु है, ये दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन नहीं, ये वाला कुमुदिनी यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 38 to 42 जो क्वेश्चन जो है, ये भी पैराग्राफ इंग्लिश वाला, और इसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ करके देना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये पैराग्राफ आपके दिया है, और इस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस पैराग्राफ में क्या है, इसको मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इस पैराग्राफ में जो है बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से भारत में जो है जो दास प्रथा थी वो थी तो, लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस तरीके से अदर कंट्रीज में दास प्रथा थी। फिर दास प्रथा क्या जो है क्या थी, जो दास प्रथा से संबंधित जो महिलाएं थी वो किस प्रकार की उनकी व्यवस्था थी, यहाँ पर जो सतीत्व जो होता था वो दास महिलाओं के लिए उनके क्या राइट्स थे, इन सारे बिंदुओं पर इसमें क्या की गई है, चर्चा की गई। तो पूरा पैराग्राफ हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें। आप इसको जो है पॉज करिए वीडियो को और आराम से इसको पढ़िए, फिर 5 क्वेश्चन इसके ऊपर जो है बेस्ड हैं, हम उन्हीं का आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होंगे हम उसको समझाकर आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें से एक शब्द आएगा चेस्टी वाला, तो उसका मतलब हो जाएगा सतीत्व। चलो आगे बढ़े हम लोग। और बेसिकली ये मैगस्थनीज ने जो है इस पूरे मतलब ये बेस्ड मैगस्थनीज के जो है यात्रा वृत्तांत पर है एक तरीके से, कि उन्होंने जब दौरा किया भारत देश का तो उन्होंने क्या क्या देखा दास प्रथा को लेकर के, वही सारी बातें इसमें मेंशंस हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हम लोग कहां तक क्वेश्चन इसका रहेगा, ये रहेगा आपका 32 से लेकर के 42 तक, यानी कि 42 क्वेश्चंस तक। ठीक है, चलो तो पहला क्या है कि व्हाई डिड मैगस्थनीज डिक्लेयर दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। स्लेवरी मतलब दासता, क्या दासता। ठीक है, यानी कि उसको भारत में दासता क्यों नहीं दिखाई दी, तो अगर आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही लगेगा, यानी कि इंडियन स्लेवरी वाज नॉट क्रूअल, यानी कि एक तरीके से जो दास प्रथा थी वहां पर क्या थी, बहुत ज्यादा खराब नहीं थी, यानी क्रूशियल बहुत क्रूअल नहीं थी। बिकॉज ऑफ जो अन्य कंट्रीज थी वहां पर दासता एक बहुत बड़ा जो है, आप अफ्रीकन जो कंट्रीज थे अगर आप वहां जाओगे तो वहां पर दासता बहुत बड़ा मुद्दा था अपने आप पर, लेकिन भारत में फिलहाल ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द स्लेव गर्ल वाज सेट फ्री एंड पेड कंपनसेशन इफ, यानी कि अगर उसको जो
से जो ये दास जो लड़कियां होती थी उनको फ्री कर दिया जाता था। किस लिए कंपनसेशन दिया जाता था? कब उनको कंपनसेशन दिया जाता था? जब शी वाज रेप्ड बाई हर मास्टर, यानी कि जब, हालांकि ये पैराग्राफ मैंने जब पढ़ा तो मुझे सही नहीं लगा ओवरऑल, मैं व्यक्तिगत उस पर अगर मैं बोलूं, लेकिन ठीक है चूंकि आपके सी सेट में आया हुआ है तो करना पड़ेगा हमें। इसमें लिखा है शी वाज रेप्ड बाई हर मास्टर, यानी कि मास्टर का अर्थ यहां पर मालिक से होगा भाई साहब, ठीक है, गुरुजी वाला नहीं, मालिक। देखो यही इसीलिए मुझे पैराग्राफ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो शी वाज रेप्ड बाई मास्टर, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा? फिर उसे फ्री कर दिया जाएगा एंड पेड कंपनसेशन, यानी कि फिर उसे कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर किसी दास लड़की का रेप उसके मालिक के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा और उसे फ्री कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चलो 40 नंबर क्वेश्चन, द लॉज अलाउड स्लेव्स टू, इसका उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ऑन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, यानी कि जो क्या होगा, यानी कि जो दास लोग होंगे वो क्या है, उनको अधिकार है कि वो मालिक और अपने प्रॉपर्टी के वारिस भी बन सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वारिस। इसका मतलब क्या होता है? वारिस। ये क्या हो जाएगा? वारिस। यानी कि जो लॉज थे उस लॉज के अकॉर्डिंग जो वहां के दास लोग थे वो जो है अपनी संपत्ति के मालिक और जो है वारिस हो सकते थे, ठीक है। ऐसा कुछ विशेष नहीं था, मतलब ऐसा था, प्रावधान था अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पैराग्राफ पढ़िएगा तो ये उत्तर आपको वहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इवन, यानी कि क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज इवन द मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास वर स्लेव्स, यानी कि जो अपर क्लास फैमिलीज थी वो भी क्या थी? वो भी अपने आप में जो है दास्ता में शामिल थी। तो ऐसा नहीं था कि अपर क्लास नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो लिखा था इवन द मेंबर्स ऑफ द अपर क्लास वर स्लेव्स, यानी कि वो भी क्या थे? दास में वो भी शामिल थे। कौन? अपर क्लास फैमिली जो थी, ठीक है। सिर्फ लोअर या मिडिल क्लास फैमिली नहीं बल्कि अपर क्लास फैमिली भी दास्ताओं में जो है ग्रसित थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है When मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ही फाउंड दैट, यानी कि जब मेगास्थनीज ने इंडिया को विजिट किया तो उसने क्या फाउंड किया? तो उसने फाउंड किया कि द चेस्टी ऑफ स्लेव गर्ल वाज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी कि जो स्लेव गर्ल्स अर्थात जो दास वाली जो लड़कियां थी उनके सतीत्व को क्या किया गया था? जो है उनको प्रोटेक्ट किया गया था लॉस के अकॉर्डिंग। यही कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेगास्थनी ने जब इसको देखा उस पूरे इंडिया में तो पाया कि जो भी दास गर्ल लड़कियां हुआ करती थी उनके जो सतीत्व हुआ करता था उसको जो है लॉ के अकॉर्डिंग उसको रोकने का प्रयास किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी। इसको सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या? कॉमेमोरेट, ठीक है। इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से क्या लिखा हुआ है। यानी कि इसमें आपको समानार्थी इसका बताना है भाई साहब कि इसका समानार्थी क्या होगा। तो पहले तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग होती है स्मरण करना। क्या? स्मरण रखना या फिर स्मरण रखना, ठीक है। तो आप इसमें से आप देखो शब्द, तो एक हो जाएगा बोस्ट या रिमेंबर। देखो रिमेंबर ही तुरंत फट से दिख रहा है, बाकी अगर आपको इंग्लिश हिंदी नहीं पता है तो आप जैसे ही रिमेंबर आप देखोगे आप समझ जाओगे कि यार ये समानार्थी शब्द में आएगा, यानी कि ये क्या है? इसका सिनोनिम्स है। तो रिमेंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर। और इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है स्मरण रखना। तो रिमेंबर मतलब भी याद रखना, और यानी कि अब जब इसका हिंदी स्मरण रखना हो गया तो रिमेंबर मतलब भी क्या होता है? याद रखना या ध्यान लगाना, मतलब ध्यान रखना। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो अंडरलाइन जो है इसमें रहेगा, ठीक है, ये वाला
ये रह गया, छूट गया, ये अंडरलाइन रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा क्या, द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रैपिडली, यानी कि एकदम से, तेजी के साथ। क्या, रैपिडली, तेजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, क्या, ऑस्पिशियस। इसका आपको विलोम बताना है, लेकिन विलोम आप तभी बता पाओगे जब आपको इसकी क्या हो जाएगी, हिंदी पता होगी। तो ऑस्पिशियस की जो हिंदी होती है भाई साहब, होती है मांगलिक या शुभ। क्या, शुभ, शुभ या मांगलिक। क्या, इसकी हो जाएगा शुभ। ठीक है, क्या, शुभ या मांगलिक। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स होगा, वो हो जाएगा आपका ओमनियस, यानी कि इसका क्या हो जाएगा विलोम, इसका हो जाएगा आपका क्या, अमांगलिक। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अमांगलिक। क्या, अमांगलिक। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 46, fill in the blanks following sentences by choosing the most appropriate alternative। ठीक है, तो the story is too fantastic to be, क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ये ऑप्शन, ठीक है, या बी या फिर सी या फिर डी। तो ये फास्ट मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, और प्रेसवर्थी मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्पष्टता हो जाएगी इसका मतलब। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, क्रेडिबल, यानी कि क्रेडिबिलिटी है इसमें, यानी कि प्रामाणिकता है। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक, यानी कि बहुत अच्छी है, बिकॉज टू बी क्या, क्रेडिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा, फिल किया जाएगा। फास्ट मतलब गलत, रेडेबल मतलब पढ़ने योग्य। ठीक है, तो सी ही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चलो प्रश्न पूछा है कि चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी क्या, सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि टाइम आफ्टर क्या, टू लाइट एंड बिफोर नाइट, यानी कि शाम के बाद से लेकर के और रात के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, कहीं कहीं पर गोधरिया बोलते हैं, कहीं कहीं पर गोधूली बोलते हैं इसको। तो गोधूली की जो इंग्लिश होती है क्या होती है भाई साहब, वो डस्क होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा इसका क्या, सही उत्तर हो जाएगा सीधे सीधे, यानी कि शाम के बाद और रात्रि के बीच का जो समय होता है क्या होता है, गोधूली। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अपनी दादी से या मम्मी से कि भाई गोधूली में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंधेरा रहता है, रोशनी कम रहती है, अगर पढ़ेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए कहते थे। कोई पाप नहीं लगता है, आंखें खराब हो जाएंगी क्योंकि कम रोशनी रहती है उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डस्क। और अगर हम बात इवनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। और ये जो DAWN है, डाउन मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा उषा काल। ठीक है, और ये जो स्प्लेस है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, ग्रहण। क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और डस्क का मतलब गोधूली। क्या, गोधूली। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है Which of the following alternatives give the correct form of indirect speech of the given sentences, यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है। आई थिंक फार्मूला अगर आपको आता होगा, हम यहां पर ज्यादा समझाएंगे नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इस पर शब्द क्या है कि she said to him why do not you go today। ठीक है, तो इसको अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, जो पहली बात है क्वेश्चन मार्क हट जाएगा आपका। ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, और इसके अलावा जो टुडे है क्या, जो आपका टुडे है क्या, ये जो टुडे है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका दैट डे में। ठीक है, और ओवरऑल जो है क्या हो जाएगा, सी सैड टू, सैड जो सैड टू है वो क्या हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके सारे आप ट्रिक वगैरह देख लीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, हिंदी में संधि समास और
जो है इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वर्ब, ये आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस। अब इसमें डायरेक्ट स्पीच बताना है आपको, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नेक्स्ट मंथ। तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली बात तो इसमें लग जाएगा भाई साहब क्या, इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा सी, क्या क्या हो जाएगा, सी सैड टू मी, क्या, शी सैड टू मी, यानी कि टोल्ड का क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, सी सैड टू मी आई शैल डू इट, क्या वुड क्या हो जाएगा, शैल, आई शैल डू इट नेक्स्ट मंथ, और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, याद रखना है इसको, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, आई शैल से, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द सेंटेंसेस इन व्हिच द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडवर्ब। आपको बताना है कि जो ये शब्द अंडरलाइन किए गए हैं चारों ऑप्शन में से, इसमें से एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। तो आप अगर इसमें से देखेंगे टू ईट एंड ड्रिंक, ठीक है, टेम्परेटली इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व हेल्थ, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन को अगर पढ़ोगे आप तो आप पाओगे कि जो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो ये वाला है, ठीक है, टेम्परेटली, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या आपका एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। और अगर बात बी वाली करेंगी, बी वाली करेंगे तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और सी वाला ऑप्शन, ये वाला यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो ये डी वाला ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। ये सब ये थोड़ी सी समझने वाली है, मतलब खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है Which of the following words is not noun, यानी कि इनमें से नाउन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नाउन नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका मतलब हो जाएगा बुझाना, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है बुझाना, तो ये नहीं है। बाकी जितनी है मेंशन, ट्रेंच, ये टेंशन, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो क्या है भाई साहब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि द क्लोन वाज बीइंग लव्ड एट बाय देम। तो इसको भाई साहब कन्वर्ट करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, इसमें आप रूल लगाओगे तो क्या लगाओगे, इसमें हो जाएगा ये, पहली बात ये शब्द कैसा है, तो शब्द ये कैसा है, ये शब्द है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। इसको फिर आप चेंज करोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वर, क्या, प्लस वर, और प्लस क्या लग जाएगा इसके आगे, प्लस लग जाएगा वर्ब लग जाएगा, क्या, वर्ब, और वर्ब के आगे फिर क्या लग जाएगा, वर्ब के आगे लग जाएगा फिर आईएनजी, क्या, आईएनजी फॉर्म, फिर क्या, जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका अदर वर्ड्स होगा वो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जो भी अदर वर्ड्स होगा आपका वो लग जाएगा। दैट मींस ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे वर, ठीक है, यहां से हो जाएगा शुरू, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका आज का हमारा सी सेट, और आई होप कि आपको ये क्लासेस क्या होंगी, पसंद आ रही होंगी। बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा अप्रॉक्स इसी में लग जाता है, फिर सीओम सभी कराएंगे इसका पार्ट सेकंड, तो वो 1.5 घंटा अप्रॉक्स लग जाएगा, 1.5 घंटे से ऊपर। अगर मैं ही 1 घंटे से ऊपर करूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, 2.5 घंटे 2.5-3 घंटे की क्लास सेट की प्योर की हो जाएगी, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो जो चीज आपको करनी है, फार्मूला बिहाफ है, ये सब आप करते रहिएगा, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, और हिंदी में समास और क्या कहते हैं संधि विच्छेद, इतना आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा आप लोग। बाकी पीसीएस की ऑलरेडी आपको क्रैश कोर्स मिल रही होंगी, क्लासेस सारी की सारी, वहां पर हमारे द्वारा इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट की क्लास को पढ़ाया गया है,
ठीक है, वो क्लासेस में हमारी वाइंड अप हो चुकी हैं, लेकिन शेड्यूल में हमारी क्लासेस लगी हुई हैं, मतलब पहले से, तो आप उसको देख लीजिए कहां कहां पर हमने पढ़ाया है, तो वो सारी क्लासेस आप लोग कर लीजिएगा। बाकी डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास की जाती है, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।